कतर में ये एक कूटनीतिक जीत भारत की सामने आई है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर तरफ इसकी सराहना हो रही है। साथ ही साथ इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर धीमान सर इस वक्त मौजूद हैं। धीमान सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 पर। और कितनी बड़ी जीत के तौर पर इसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है। इसके दो तीन पहलू हैं। आपकी वैसे रिपोर्ट ने सब कुछ बता दिया है, परंतु जो नहीं बताया है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कतर एक ऐसा कंट्री है गल्फ के अंदर जो भारत के कभी भी पास नहीं था, चाहे वो धर्म की वजह से हो, चाहे वो हमारी इजराइल के साथ नजदीकियों की वजह से। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो नौसैनिक थे, ये कमांडर एक दो, ये सब लोग पोस्ट रिटायरमेंट इन्होंने एक कंपनी में नौकरी ली थी आफ्टर रिटायरमेंट या प्री मैच्योर रिटायरमेंट देकर के। और ये कंपनी थी जो कतर में काम करती थी। उनकी जो नौसेना के जो उनके बेड़े हैं, स्पेशली सबमरीन का जो बेड़ा है, उसमें उनके कंसल्टेंसी का काम करती है। और जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ इजराइल का, तो इजराइल के अगेंस्ट तो गुस्सा था ही कतर को। तो साथ के साथ में जब उन्होंने जो लोगों के मन में जो एंटी इंडिया फीलिंग थी, उसकी वजह से उनको लगा कि ये जासूसी कर रहे हैं इजराइल की, क्योंकि इजराइल और हमास का युद्ध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो उसके सबको इनको गिरफ्तार करके एक जल्दी से कोर्ट में बुला करके इनको फांसी की सजा दे दी गई। परंतु अब यहाँ पे जब इनको फांसी की सजा दे दी गई तो पूरा का पूरा भारत स्तंभ रह गया। हालांकि पता ही कतर हमारे फेवर में नहीं है। चाहे हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो कतर हमें एज ए ऑब्जर्वर बुलाता है, ना कि एज ए पार्टिसिपेंट। तो उस सिनेरियो में जब इनको पकड़ के फांसी की सजा दे दी गई तो ये एक बड़ा अपहिल टास्क था हमारी राजनीतिक लोगों के लिए भी, कूटनीति के लिए भी एक बहुत बड़ा एक मैं बोलूंगा एग्जामिनेशन था। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मिला उनके अमीर के साथ, या हमारे जयशंकर जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनके फॉरेन डिपार्टमेंट से जो उनकी बातें हुई, वो एक बड़े अलग लेवल पे गई। अगर आप बोलें कि ये सिर्फ लॉ के ऊपर हमने ये केस जीता है तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। लॉ जो है कतर का वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। बिल्कुल। तो जिसको भी सोचते हैं कि अगर वो कंट्री की जासूसी कर रहा है और उसको छोड़ते नहीं है। और यहाँ मजेदार बात ये है कि इस कंपनी का जो मालिक था, मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसको छोड़ दिया, परंतु भारतीयों को नहीं छोड़ा। तो ये मोदी जी की खुद की इंटरवेंशन थी। उनको बोला गया कि भाई देखो, अभी आपको भी हमारी जरूरत है, हमें भी आपके ऑयल की जरूरत है, आपको मार्केट चाहिए इंडिया के अंदर। अगर आप इन लोगों को, इन सैनिकों को अगर आप फांसी की सजा देंगे तो ये कूटनीतिक जगह पे या इवन कमर्शियल लेवल पे जो भारत और कतर के संबंध बनने हैं वो बहुत ही बिगड़ जाएंगे। तो इस तरीके से एक किस्म की उन्होंने एक अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाकर के इन नौसैनिकों को बचाया है। और इसका दुनिया भर में एक अलग से मैसेज दिया है कि भारत अगर कहीं पे भी होता है तो उसको अपना लड़ना आता है। और भारत पुराना वाला भारत नहीं है, ये अभी मोदी जी का भारत है। बिल्कुल बिल्कुल धीमान सर, क्योंकि साल 2016 में प्रधानमंत्री ने कतर के साथ जो आज मौजूदा समय में रिश्ते हैं उसकी पहल 2016 में की थी, उसकी नींव उस समय रखी थी, जिसका नतीजा हम आज देख पा रहे हैं। हाल ही में COP28 शिखर सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी कतर के महामहिम से, तो उस दौरान जो बातचीत हुई है, क्या हम ये कह सकते हैं भारतीय समुदाय जो कतर में रह रहा है उनकी भलाई के लिए जो बातचीत हुई, व्यापारिक रिश्तों के अलावा भी रिश्तों को आगे बढ़ाने को लेकर जो बातचीत हुई, शायद आज उसका यही नतीजा है कि कतर की कोर्ट, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि कतर में जो लॉज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के मामलों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि सार्वजनिक वो आरोप नहीं किए गए हैं अभी तक जिसके आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया था। देखिए, सजाए मौत का अगर देने के लिए अगर आप आरोपों को सार्वजनिक नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई अलग शक्ति चल रही है। और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि चाहे वो रिलीजियस लेवल पे हो, कतर के जो लोग हैं वो एंटी इंडिया हैं। काफी सारे इंसिडेंसेस हमने देखे हैं बाजार में, बाहर में भी। और वहां पे जो रहने वाले भारतीय हैं वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे। परंतु ये जो मोदी जी की अप्रोच है वसुधैव कुटुंबकम, वो हर कंट्री को रीच करते हैं, चाहे उनकी कोई भी सोच हो। और सबको कहते हैं कि हम एक परिवार है, साथ मिलकर चलते हैं। और ये उसी के चलते हुआ है कि मोदी जी का जो, या हमारे जयशंकर जी का जो एफर्ट था, या हमारी भारत की जो लीडरशिप का एफर्ट था, वो रंग लाया है। हालांकि अगर लॉज की बात करें तो ये लॉज जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, इसमें इस चार्ज पे निकलना बहुत ही मुश्किल था। परंतु साथ के साथ में जो इनका मैनेजिंग डायरेक्टर था, जो नॉन इंडियन था, जो कंपनी का ओनर था, उसको छोड़ दिया गया 10 दिन के बाद।
परंतु हमने भारतीयों को नहीं छोड़ा। ये जो उनको छुड़ा के लाना है, ये दिखाता है कि भारत की आज जो पोजीशन है वर्ल्ड में, हमारा कितना दबदबा है और हमारी कितनी लेवरेज है। हम चाहे वो हमारी डिफेंस की ताकत हो, चाहे वो हमारी कॉमर्स की ताकत हो, चाहे वो हमारा मार्केट पोटेंशियल हो, या जो भी हम तरक्की कर रहे हैं, अब एक विकसित देश के तरफ हम एक कदम बढ़ा रहे हैं और शायद 2047 तक भारत एक विकसित देश की तरफ उभर के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। व्यापारिक रिश्ते तो हमारे अच्छे हैं ही कतर के साथ मौजूदा समय में, लेकिन क्या हम ये माने कि आज ये जो साझेदारी कतर और भारत के बीच हुई, जिसके मद्देनजर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिसे देखा जा रहा है, यहां से रिश्तों का नया आयाम शुरू हो रहा है कतर और भारत के? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो भारत का जो रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, वो भारत की जरूरत नहीं है, वो कतर की जरूरत है। उनको अपना ऑयल बेचना है, उनको आके आपके मार्केट्स को एक्सेस करना है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी लोगों को पता चल गया है, जैसे सऊदी अरेबिया के MBS हैं, उन्होंने भी अपनी डाइवर्सिफिकेशन शुरू करी है। उनको पता चल गया है कि ये फॉसिल फ्यूल जो है ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला है, इसलिए इसके जो विकल्प हैं और वो विकल्प तो भारत में मिलेंगे, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन एनर्जी मिले, नेचुरल एनर्जी मिले, या फिर उनको इन फॉर्म ऑफ मार्केट्स मिले। तो इसलिए कतर के लिए ये एक बहुत बड़ा, मैं बोलूंगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है हमारे लिए कि एक कीर्तिमान स्थापित हो गया है। इसके बाद कतर में वो जो एंटी इंडिया फीलिंग है, शायद वो अभी कम होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अमूल्य विचार दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। न्यूज़ 18 आपको बहुत शुक्रिया करता है सर। तो